कहती इफ्तिखार भाई, राजा की गुफ्तगू, उसका अंदाज़ और उसका शर्म से आंखें झुका लेना और बड़े मुअद्दब अंदाज़, कहती मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन दिनों CLI तो होती नहीं थी, फ़ोन पकड़ा नहीं जाता था। कहती मैं हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई। कराची में गुलशन के पास एक रिमझिम मैरिज हॉल हुआ करता था। कराची वालों को पता है, शायद आज भी हो। तो बच्चों, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, वो ये कि 22 साल 20 साल माँ बाप आपको पालते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक राजा की या एक रानी की मोहब्बत साल या 2 साल या 6 महीने की उस 22 साल की मोहब्बत पे हावी हो जाती है? ये एक मुझे सवाल आज तक समझ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, राबिया लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी, जो अब लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुका है। और ये बड़ी ब्रिलियंट बच्ची थी अपने दौर में, और स्कॉलरशिप लेना और इसकी फ़ीस माफ़ हो जाया करती थी। जबकि इसके जो वालिद साहब थे वो एक बड़े आला ओहदेदार थे, एक बड़े ऐसे महकमे में जहाँ पर बड़ी अथॉरिटी हुआ करती थी, तो वो अफसर थे वहाँ। और इसकी जो वालदा थी वो बड़ी दीनदार खातून थी, और ये अकलौती बेटी थी उनकी। और उन्होंने इसको बड़े नाज व अंदाम से पाला था, बड़े नखरे उठाए थे इसके। और इस बच्ची ने भी कमाल किया था कि हर क्लास के अंदर ये पहली पोजीशन लिया करती थी। फिर पंजाब के अंदर इसने टॉप किया। ये पढ़ रही थी, और जब ये कॉलेज जाना शुरू हुई तो चौथे साल कॉलेज के जो वैन वाले साहब इसको पिक एंड ड्रॉप दिया करते थे, वो कहीं बीमार हो गए और उनका बेटा आया। और राबिया कहती जी, जब कॉलेज से बाहर निकली मैं और मैंने वैगन में जाके बैठी, तो मैंने देखा कि सीट पर ड्राइवर अंकल नहीं है, कोई नौजवान लड़का है। तो कहती, मैंने उससे पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा जी कि अब्बा जी बीमार हैं और मेरा नाम राजा है, और जब तक अब्बा जी ठीक नहीं हो जाते तो मैं आपको पिक एंड ड्रॉप दूंगा। तो कॉलेज की सारी लड़कियां इजी हो गई। कहती मैं भी इजी हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों, कहती इफ्तिखार भाई, राजा की गुफ्तगू, उसका अंदाज़ और उसका शर्म से आंखें झुका लेना और बड़े मुअद्दब अंदाज़, कहती मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहती अब ये क्यों था ये मुझे नहीं पता। ये वो वक्त था दोस्तों कि जब लाहौर में अभी बच्चे बच्चियां जो ज़रा अच्छे घराने के, मतबूल घराने के होते थे, वो टांगों पर स्कूल कॉलेज आया जाया करते थे। तो ये वैगन नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी, हाईएस्ट। ये उस वक्त की बात है, यकीन 30 साल पुरानी बात होगी, 32 साल पुरानी बात होगी। तो कहती जी कि 6 दिन राजा आता था, पिक करता था और शाम को ड्रॉप कर देता था कॉलेज के बाद। कहती मुझे नहीं पता मेरे जहन में क्या चीज़ चल रही थी। कहती मैं मुसलसल उसको देखने की कोशिश करती थी, वो जो पीछे देखने वाला मिरर होता ना छोटा, और 1-2 दफ़ा उसकी मेरी आंखें भी चार हुई, लेकिन उसने बड़ी शर्म से आंखें झुका ली। कहती एक नॉर्मल जो सोच होती है आम लड़की की, उससे कुछ ज़्यादा मैं राजा के बारे में सोचने लग गई थी। कहती 8 दिन के बाद एक दिन सुबह मैंने सोचा कि आज मैं राजा से कुछ बात करूंगी। कहती इफ्तिखार भाई, मैं एतराफ़ करती हूँ कि क्योंकि मैं यंग थी और बालिग थी, मेरे दिल में शायद कहीं कोई गुंजाइश पैदा हो गई थी राजा के लिए। कहती मैं उस दिन सोच के निकली और मैंने एक ख़त लिखा। उस ख़त में मैंने लिखा कि राजा, आप मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, और अगर आप मुनासिब समझें तो आप मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लें, अगर आप समझते हैं, अगर आप मुझे पसंद करते हैं। कहती मैंने वो ख़त लिखा, जैसी कहती हैं बाहर आई, सामने देखा तो वो वैन वाले अंकल थे। तो कहती मैंने उनको सलाम किया, अपने सर पे हाथ फेरा, हम बैठ गए और चल पड़े। अब मेरी, कहती मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि आज राजा नहीं आया। कहती उस दिन कॉलेज जाने तक सारा दिन कॉलेज में जितनी मैंने क्लासेस ली, मैं कहीं खोई हुई थी, और राजा का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। कहती मुझे
उस दिन बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि मैंने जो ख़त लिखा है ये गलत नहीं है और वाकई मुझे राजा से मोहब्बत हो गई थी। तो 4-5 दिन तो कहती मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे। उसके बाद मैंने ही राजा को कॉल की उसके घर वाले नंबर पे, और पहले 1-2 बार तो उसके घर वालों ने उठाया, लेकिन फिर राजा ने फ़ोन पिक कर लिया। कहता जी मैंने उससे बात की और मैंने उससे कहा कि राजा आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और अगर आपको लगता है कि मैं भी आपको अच्छी लगती हूँ तो आप मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मांग लें। और मैंने कहती साफ कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहती जी राजा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। कहती इफ्तिखार भाई मैं उन दिनों CLI तो होती नहीं थी, फ़ोन पकड़ा नहीं जाता था। कहती मैं हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई। कहती एक दौरा सा था जो मुझे पड़ गया था, एक उबाल था जो मेरे दिमाग को गरमाता था और मैं फ़ोन कर देती थी। कहती अल्टीमेटली राजा मुझसे बात करने लग गया और हम दोनों के दरमियान एक अच्छी एसोसिएशन और एक ऐसी नादीदा मोहब्बत पैदा हो गई कि हमें लगा कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और कहती जी कि मैंने राजा से कहा कि तुम अपने डैडी को भेजो और मेरा रिश्ता मांगे, तो राजा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा तेरा बाप एक इतना बड़ा अफसर है, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, हम एक छोटे से 4 मरले के घर में रहते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे वालिदैन हाँ करेंगे। तो कहती जी मैंने जुर्रत ये की कि मैंने अपनी वालदा से बात की और मैंने उनको बताया जी कि मैं राजा से शादी करना चाहती हूँ। कहती मेरी अम्मी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि बेटा बिल्कुल दीन में भी इसकी प्रोविज़न मौजूद है, तुम्हारे पास डैडी आ जाएं तो कहती बस इसको कर देंगे। वो कहती है जी कि उन दिनों मेरे डैडी हज पे गए हुए थे, और अब का तो मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन उन दिनों हज 40 दिन के बाद, जब आप यहाँ से लाहौर से फ्लाई करते थे और वापस आते थे तो 40 दिन लगते थे। कहती जी मेरी वालदा ने कहा कि अभी तो 12 दिन हुए तुम्हारे अब्बा को गए हुए हज पे, बस वो वापस आ जाएं तो बिस्मिल्लाह हम ज़रूर हाँ कर देंगे। इसी असना के अंदर जो है वो राजा के घर वाले भी आए, मिठाई लेकर आए, उनको भी ये कहा। फिर अम्मी ने कहती राजा को फ़ोन करके कहा कि देखो बेटा तुम बाहर कहीं मिलना ना, लेकिन जैसे ही इसके डैडी आते हैं तो हम बिल्कुल शादी कर देंगे। तो वो कहती है कि मैं दिन गिनने लगी और मैं बड़ी खुश थी और मुझे नहीं पता था कि मैं किन ज़माने की किन रिवायात से बगावत कर बैठी हूँ या क्या होने वाला है। मुझे वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा हरा नज़र आता है, तो कहती मुझे सब ग्रीन नज़र आ रहा था। कहती डैडी आए हैं और हम सब मिले हैं, खजूरें खाई हैं, उन्होंने बड़ा प्यार किया, रिश्तेदार आए हुए थे। जब रिश्तेदार चले गए तो अम्मा दूसरे कमरे में गई हैं डैडी को लेके। 5 मिनट के बाद डैडी आए तो कहती डैडी ने मुझे बहुत मारा। कहती ज़िंदगी में कभी अब्बा ने मुझे हाथ नहीं लगाया था, उन्होंने बाल पकड़ के मेरे मुंह के ऊपर कोई 10-12 थप्पड़ मुसलसल मारे और उन्होंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, हमने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था, तेरी ऐसी की तैसी। और वो कहती जी कि उन्होंने, मैं चीखती चलाती रही, फिर उसके डैडी ने बुलाया वैन वाले अंकल को, उनको बड़ा जलील किया और उनको उसने साहब का उसने कहा मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा, तुम सारी ज़िंदगी बाहर नहीं आ सकोगे, समझाओ अपने बेटे को। राजा के घर वाले डर गए, राजा ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने अपना फ़ोन बंद ही करा दिया। मेरा कहती कोई रब्ता नहीं रहा उससे। तो वो कहती है जी कि इनके कोई रिश्तेदार थे कराची में, उनके साथ मेरी बात तय की और इसको कराची ले गए, शादी की डेट रख दी दोस्तों। कहती मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी नहीं सुन रहे थे। कहती मैंने अपने मामूओं से बात की, उन्होंने भी माजूरी का इजहार किया। कहती मैंने अपनी खालाओं से बात की, उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम गलत सोच रही हो, तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तुम्हें यहाँ शादी कर लेनी चाहिए जहाँ तुम्हारी शादी करवाई जा रही है। दोस्तों वो कहती है जी कि मैंने बड़ी कोशिश की, राजा से कोई रब्ता नहीं हुआ। तो वो बताती है कि जब मुझे ब्यूटी पार्लर लेकर गए
कराची में गुलशन इकबाल के पास एक रिमझिम मैरिज हॉल हुआ करता था। कराची वालों को पता है, शायद आज भी हो, वो मैंने क्योंकि देखा हुआ है। उसके पास कोई पार्लर था। इसको 2:30-3 बजे उन्होंने वहाँ छोड़ा है ताकि ये दुल्हन बन जाए, और वो ब्यूटी पार्लर वालों के हवाले करके चले गए हैं। ये वहाँ से निकली है, इसके पास थे कोई 20-22 हज़ार रुपये, और जेवर तो आपको पता है कि दुल्हन को बाद में पहनाया जाता है जब उसका मेकअप हो जाता है। इसने कपड़े चेंज किए वाशरूम में जाके, वहाँ से निकली है। इसने रिक्शा लिया, सीधी स्टेशन आई है। स्टेशन पे कहती मैं पहुँची हूँ तो कोई ट्रेन थी जो लाहौर जा रही थी, ये लाहौर आ गई। अब घर वाले वहाँ क्या हुआ, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं लाहौर पहुँची हूँ अगले दिन कोई दोपहर को 12 बजे। कहती मैं स्टेशन से बाहर निकली मुँह लपेट के और सीधी राजा के घर चली गई। कहती मैं राजा के घर गई हूँ, मैं दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से राजा आया। तो कहती वो मुझे देख के हक्का बक्का रह गया। मैंने उसको कहा कि मुझे अंदर बिठाओ, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने घर में नहीं बिठा सकता और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहती राजा को नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। तो कहती मैंने उसको कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो उसके घर के पास एक छोटा सा बाग था। कहती हम वहाँ जाके बैठ गए बेंच पे और मैंने उसको सारी कहानी सुनाई और मैं रो पड़ी कि मैंने ये स्टेप ले लिया है। अब कल जो कुछ कराची में हुआ है, ख़ानदान में शोर मचा है, वो मेरे खाते चढ़ चुका है। लेकिन राजा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मेरा ये दावा था कि जी मेरा ये शरई हक़ है, मैं जहाँ चाहूँ शादी करूँ। कहती मुझे लगा कि राजा मेरी वजह से मजबूर हो गया, और उसने अपने एक दोस्त वकील से बात की, उसने बुलाया, हम उसके चैम्बर में गए, सारी कहानी सुनाई। तो कहती वकील ने सिर्फ मुझे इतना कहा कि बहन मेरी, आप मुझे सिर्फ ये बता दें बेटा कि आप कल को अदालत के सामने या माँ बाप के प्रेशर के आगे मुकर तो नहीं जाएंगी। उसने कहा नहीं। कहती को 10 बार मुझसे वकील ने ये पूछा कि देखें मैं आपका निकाह करवा देता हूँ, कल को आपके वालिदैन पर्चा करवाएंगे अगवा का, और अगर आप मुकर गई तो ये जो राजा है ये बेचारा कई सालों के लिए अंदर चला जाए। कहती मैं बड़ी ढीठ थी और बड़ी पक्की थी। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं मुकरूँगी। कहती जी हमारा निकाह करवा दिया गया और राजा मुझे अपने घर ले गया। उसके घर वालों ने भी उस पर बड़ी लान तान की कि तुमने ये क्या स्टेप ले लिया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये लड़की किसके वालिदैन ने जो हमारा हशर करना है। तो कहती राजा को लगा कि वाकई कि मेरे वालिद, क्योंकि वो बड़े तगड़ी सीट पे काम कर रहे थे, तो कहती उसने लाहौर में एक मुज़ाफ़ाती इलाके के अंदर एक कमरे का घर लिया और हमने वहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। कहती मैं बिल्कुल उस दिन बेहिस हुई थी, मेरा दिमाग सोनू हुआ था, मुझ पे एक गलबा तारी था। अब वो राजा की मोहब्बत का था उस वक्त मुझे लगता है, लेकिन कहती आज उम्र के इस हिस्से में मुझे लगता है कि ये मेरी ख्वाहिश का गलबा था जो जिसके ज़ेर असर में आ चुकी थी। कहती हम 4-5 दिन वहाँ रहे, क्योंकि मुझे माँ में बाहर निकली ना, मुझे पता था कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। 6ठे दिन जो है वो पुलिस पहुँच गई जी और राजा को अरेस्ट किया, उसके बाप को अरेस्ट किया और थाने ले गए। और सेम वही वाली बात जो वकील साहब ने कही थी कि जी अगवा किया है जी हमारी बेटी को। पहले मैंने थाने में बयान दिया कि नहीं जी मैं तो अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैंने, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। और यही मैंने जज साहब के सामने जब कहा तो जज साहब ने उसी वक्त मुझे राजा के साथ भेज दिया। कहती है मैं जब देख रही थी तो मेरे डैडी की आंखों में आंसू थे और शदीद तैश था। मैं चाहते हुए भी उनसे अपने सर पे हाथ ना फिरवा सकी, क्योंकि नहीं मुझे लगा कि मैं इनके करीब जाऊंगी तो मेरे डैडी शायद मेरा गला ही ना घोट दें। और कहती मेरी अम्मी ने बड़ी सलवातें सुनाई, बहुत डांटा और बहुत बुरा भला कहा मुझे भी और राजा को भी, और अदालत से बाहर निकलते ही उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ भी मारे। दोस्तों राबिया कहती है मैं राजा के साथ उसी घर में चली गई, माँ बाप के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। कोई 25 दिन के बाद मुझे खबर मिली कि अब्बा को ब्रेन हेमरेज हुआ है, और जब मैं मिलने के लिए गई हूँ हॉस्पिटल तो मेरी अम्मी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने शीशे में से दूर से देखा, बेहोश थे अब्बा। मैं उस रात बड़ा रोई, लेकिन सुबह पता चला कि अब्बा गुजर गए।
बड़ी मुश्किल से कहती मैं जनाजे में मैंने शिरकत की, लेकिन किसी रिश्तेदार ने मुझे और राजा को ना लिफ्ट कराई और ना ही किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा। और कहती बड़ी रैपिडली कोई 7 महीने के अंदर मुझे पता चलता है कि मेरी वालदा को भी कैंसर की तशख़ीस हुई है। और कहती कि 2.5 साल के अंदर मेरी वालदा भी इस दुनिया से चली गई। कहती मैं बड़ी बदजन हो गई थी, मेरे पास डिग्री थी, मैंने मास्टर्स कर रखा था, तो मैंने राजा से कहा कि हम कहीं चलते हैं यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ देते हैं। कहती मेरा एक बेटा हो चुका था उस वक्त। कहती मैंने अप्लाई किया हाइडलबर्ग जर्मनी में। जी हाँ, ये हाइडलबर्ग वही है जहाँ इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा भी करते थे, और दरिया नेकर के किनारे उन्होंने एक नज़म भी लिखी थी जो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई भी थी। हाइडलबर्ग के अंदर उसका एडमिशन हो गया और राजा स्पाउस वीज़े पे चला गया। कहती अब हम हंगरी में सेटल हैं क्योंकि हंगरी के डॉक्यूमेंट्स पहले बन गए थे और राजा का यहाँ पर एक बहुत आला दर्जे का बिज़नेस है। बड़ी स्पीड से कहती वक्त गुजर गया है और कहाँ गए बीच के 25-30 साल, कहती मुझे नहीं पता। कहती जिस राजा को वो कहते थे कि ये तुझे रोटी नहीं खिला सकेगा, रख नहीं सकेगा, आज वो यहाँ बिज़नेस कर रहा है। मेरे बच्चे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। मेरी एक बेटी है जिसका अभी एडमिशन हुआ है मेडिकल में, वो भी बड़ी लायक फाइक है। कहती मैं पाकिस्तान जब भी जाती हूँ तो अम्मा अब्बा की कब्र पे हाज़िरी देती हूँ, लेकिन एक सवाल करती हूँ कि आपका ये ख्याल था कि राजा क्योंकि गरीब आदमी है, क्योंकि गरीब आदमी की कोई औकात नहीं होती है, तुझे ना रख सकेगा ना खुश रख सकेगा। कहती मेरे माँ बाप का अंजाम तो बहुत बुरा हुआ और कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरे स्टेप की वजह से हुआ। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि क्या मेरे माँ बाप इतने असूल परस्त थे या इतने अना परस्त थे, इतने मुतकब्बिर थे कि एक गरीब आदमी से उनकी बेटी अगर शादी करना चाह रही थी तो उन्होंने उसका इतना सदमा ले लिया कि इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। कहती इफ्तिकार भाई मैं आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सकी, क्योंकि मैं जब अपने आप को मरूद इल्ज़ाम ठहराती हूँ तो मेरी हंसती बसती ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब होती नज़र आती है और मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मेरे माँ बाप ठीक थे या मैं ठीक थी। दोस्तों अब इस कदर गंभीर सूरत हाल में मैं अपनी बहन को क्या कहता। मैं सिर्फ इतना कह सका कि राबिया बेटा आपने एक शरई काम किया, लेकिन किया गलत तरीके से। तो ये कहानी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज के बच्चे ये जान लें कि उनको नहीं पता कि अगर वो लड़का है या लड़की है और वो लव मैरिज करना चाहता है तो उसके माँ बाप का कितना स्ट्रॉन्ग, कितना दरमियाना या कितना हल्का रिएक्शन होगा। लेकिन राबिया के केस के अंदर मुझे लगता है कि उसके माँ बाप ने दिन रात, क्योंकि वो अकलौती थी, उनके ख्वाब थे, उन्होंने उसके बारे में यकीनन कुछ सोच रखा होगा। राबिया को अपनी मोहब्बत अजीज़ थी। लेकिन दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि कभी अगर आपके घर में ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो अगर आप माँ बाप हैं तो बड़े तहम्मुल इत्मीनान के साथ इस मसले को डील कीजिएगा। और अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, वो ये कि 22 साल 20 साल माँ बाप आपको पालते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक राजा की या एक रानी की मोहब्बत साल या 2 साल या 6 महीने की उस 22 साल की मोहब्बत पे जो है वो हावी हो जाती है। ये एक मुझे सवाल आज तक समझ नहीं आया। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियत अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।